जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार सरकार राज्य की छवि बदलने के लिए तैयार है। इसके लिए राज्य में बड़ी कंपनियों से निवेश कराने की रणनीति अपनाई जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 12 मई को दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की नामी 700 बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है। सरकार ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर एक सप्ताह के अंदर सभी जरूरी लाइसेंस देने की नीति अपनाई है। सरकार को अनुमान है कि इससे राज्य की छवि बदलेगी, राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी केवल राष्ट्रीय राजधानी के उन नागरिकों को बिजली पर सब्सिडी देगी जो इसे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से पूछा जाएगा कि क्या वो सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं या नहीं, और इस संबंध में अभ्यास जल्द ही शुरू होगा। केजरीवाल ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को वर्चुअली लॉन्च करते हुए ये घोषणा की, ये कहते हुए कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है। आम आदमी संयोजक ने कहा, हम दिल्ली के भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति के तहत दिल्ली के युवाओं को सरकार की वित्त सहायता से राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय चलाने में मदद मिलेगी। किसानों के आर्थिक सुधार के लिए सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर रखी है। इसके तहत हर तीसरे महीने में किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ देश के करीब 12.50 करोड़ किसान उठा रहे हैं। इस योजना से जुड़े किसानों को 11वीं किस्त का इंतजार है। संभावना है कि जुलाई तक लाभार्थियों के खाते में किस्त के पैसे आ जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के उनके आह्वान पर निशाना साधा है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है, किसी को भी सरकार के साथ अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाराष्ट्र सभी पूजा स्थलों पर लागू होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करे। शिवपाल को भाजपा से मिला हुआ बता चुके अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनके चाचा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने दल को मजबूत करना चाहिए। सपा प्रमुख ने ये सलाह ऐसे समय पर दी है जब शिवपाल शुक्रवार को अपने नए कदम का ऐलान करने जा रहे हैं। झांसी में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा, उनका दल है, वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें केवल सिंबल दिया और जब कोई सिंबल देता है तो सदस्य बनना पड़ता है। अखिलेश ने चाचा को ये भी सलाह दी है कि वो अपने दल की मजबूती के लिए काम करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि बंगाल देश के अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में अगर लड़कियां न्याय मांगने जाती है तो पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर मेरे लड़के लड़कियां दोषी हैं तो मैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं अपने लोगों के लिए लोकतंत्र की परवाह करती हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही आधारित वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम 2022 घोषित करेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे मई के दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। बोर्ड की ओर से कॉपियों की चेकिंग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव अरुण शर्मा गुरुवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया और दावा किया है कि उनके बाद कई और नेता आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शर्मा ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इकाई समूहवाद से त्रस्त है, जिसे पार्टी के कई नेताओं में निराशा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के आह्वान को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। अठावले ने कहा कि मनसे नेता को इस मुद्दे पर अपने कठोर रुख से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगी। सोलापुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख ने यह भी कहा है कि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ओबीसी कोटा मुद्दे पर अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में विफल रही है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झूठ के रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। आपको बता दें कि फिल्म के ओटीटी पर रिलीज करने पर रोक लगाने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है, यानी फिल्म अब आज रिलीज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बार फिर पुलिस की बेरहमी का मामला सामने आया, जहां एक खाना बनाने वाली महिला पर चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाकर 3rd डिग्री देने के साथ मारपीट की गई। घटना महरौनी कोतवाली अंतर्गत का है। आरोपी पुलिसकर्मी अंशु पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार से मंत्री दयाशंकर सिंह से मुलाकात के बाद कहा है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है कि सड़क पर नमाज नहीं होने दी, क्या सड़क पर कांवड़ यात्रा होने देंगे। लाउडस्पीकर का शोर अब देश भर में सुनाई देने लगा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक और राजस्थान से लेकर एमपी तक लाउडस्पीकर को लेकर बवाल जारी है। महाराष्ट्र में जारी राज ठाकरे मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 54,000 से ज्यादा मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा लिया गया है और 60,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। मुंबई के वसीम में भी कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और अब नमाज के लिए लोगों को घर घर जाकर जगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। बुधवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर समाजवादी पार्टी नेता राम अवतार यादव के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढा दिया। अवैध कब्जे से एक तरफ का रास्ता भी बंद था, जिसको मुक्त कराया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौजूद रहे। चुनावी रणनीतिकार के रूप में चर्चित प्रशांत किशोर ने अपने भविष्य की योजना का खुलासा करते हुए कहा है कि वो बिहार में पदयात्रा करेंगे और करीब 17 से 20,000 लोगों से मिलकर उनका सुझाव लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के अगर अग्रणी राज्यों की सूची में लाना है तो नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को पश्चिमी चंपारण से होगी। उत्तर प्रदेश के पत्रकार पवन जायसवाल, जिन्होंने मिर्जापुर के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं को मिड डे मील रूप में नमक के साथ रोटियां देने के मामले का पर्दाफाश किया था, उनकी आज मुंह के कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद मौत हो गई। पत्रकार को अपने इलाज के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके लिए पिछले महीने क्राउड फंडिंग के लिए कई अपील हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी भारतीय किसान संघ ने देश में गेहूं के उत्पादन में अनुमानित कमी और सरकारी गेहूं की खरीद में आई गिरावट पर चिंता जताते हुए मांग की है कि सरकार गेहूं किसानों के लिए तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस की घोषणा करे। बताते चले कि बुधवार को ही खाद्य सचिव ने माना था कि इस साल गेहूं के उत्पादन में 60 लाख टन तक गिरावट का पूर्वानुमान है और गेहूं की सरकारी खरीद भी इस साल घटकर 195 लाख रहने की आशंका है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।